नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। हल्दी की निर्यात और मांग बढ़ने से महाराष्ट्र में बढ़ी हल्दी की कीमतें। हल्दी की कीमतें बढ़ने से किसान और हल्दी विक्रेताओं में है खुशी की लहर। गर्मियों में किसान जामुन और करेले की खेती से मुनाफे के साथ कर सकते हैं अपना व्यापार भी। शुगर जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए आयुर्वेदिक औषधियों में जामुन और करेले को है अत्यंत मूल्यवान स्थान प्राप्त। देश भर में कई जगहों पर भीषण गर्मी और लू ने लोगों का जीना किया मुहाल। वहीं अगले 24 घंटे में जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार। तेलंगाना में गर्मी की वजह से वोटिंग टाइम बढ़ा। गर्मी का असर चाय बागानों पर भी दिखा। चाय की पत्तियां अत्यधिक गर्मी से हो रही हैं खराब। चाय की खेती से जुड़े किसानों ने ऐसे हालातों में पत्तियों को बचाने के लिए किए विशेष उपाय। खबरें विस्तार से। इस बार हल्दी के निर्यात और मांग बढ़ने से महाराष्ट्र में हल्दी की कीमतें बढ़ गई हैं, जिससे किसान और हल्दी विक्रेता काफी खुश हैं। हल्दी विक्रेता राजेंद्र देसाई का कहना है कि इस साल बारिश और पानी की आपूर्ति अच्छी रही है, इसीलिए 1 एकड़ में किसान को 25 क्विंटल हल्दी मिलती है। इस साल 1 क्विंटल का भाव मिला है 15,000 रुपए से 20,000 रुपए। पिछले साल 6,000 से 8,000 रुपए था। पिछले 2 से 3 साल में हल्दी का निर्यात बढ़ रहा है, इसकी मांग बढ़ रही है और निर्यात के कारण हल्दी के रेट में भी बढ़ोतरी हुई है। इसे दुबई, अमेरिका और यहाँ तक कि पाकिस्तान तक निर्यात किया जाता है। इस साल किसानों को बहुत अच्छे दाम भी मिल रहे हैं। हम हल्दी के व्यापार करते हैं, हल्दी के बीज सीड्स, इसका भी व्यापार हम इधर करते हैं। कर्नाटक के किसान लेके जाते हैं, महाराष्ट्र में सातारा, पुणे, परभनी, हिंगोली, कोल्हापुर, ये सब जगह के किसान यहाँ से आके बीज लेके जाते हैं। अभी ये क्रॉप रहता है वो 8 या 9 महीने का क्रॉप रहता है टोटल। मई महीना या अप्रैल एंड मई महीना में लगाने का या अभी लगाने का टाइम हो गया। इसके बाद वो जनवरी में निकलता है। ये टोटल 8 या 8.5 9 महीने का पीरियड रहता है। उसमें किसान को पहले वो खेती की मशागत करके वो खेती पूरा तैयार करना पड़ता है। उसके बाद वो लगाने के बाद 8 या 9 महीने के बाद वो पूरा क्रॉप निकालना पड़ता है। उसके बाद 1 महीना उसका हल्दी पकाने का और वो सुखाना और पॉलिश करना, ये सब प्रोसीजर 1 महीना में जाता है। तो टोटल ये क्रॉप 10 महीने में आता है। 10 महीने के बाद किसान के हाथ में पैसा आता है। अभी ये साल बारिश अच्छा रहा, पानी का अच्छा रहा, तो 1 एकड़ में एक किसान को 35 क्विंटल हल्दी आ जाता है। और देश में सबसे लोकप्रिय और प्राचीन फलों में से एक जामुन को गर्मियों में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। देश के विभिन्न हिस्सों में इसे ब्लैक प्लम, इंडियन ब्लैक चेरी, राम जामुन आदि के नाम से भी जाना जाता है। जामुन के पेड़ सदाबहार होते हैं और 35 फीट तक ऊंचे होते हैं। फल मीठे और रसीले होते हैं। आयुर्वेदिक औषधियों में इसे अत्यंत मूल्यवान स्थान प्राप्त है। ये मधुमेह के रोगियों के लिए वरदान माना जाता है। किसान इसकी खेती से न केवल मुनाफा कमा सकते हैं, बल्कि एक फसल का कई तरह से उपयोग करके व्यापार भी कर सकते हैं। जामुन की पैदावार महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, असम और राजस्थान में ज्यादा की जाती है। वहीं जामुन की व्यावसायिक खेती तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में सबसे ज्यादा होती है। जामुन उगाने के लिए उष्णकटिबंधीय और भूमध्य सागरीय जलवायु सबसे ज्यादा उपयुक्त है। इसके अलावा उन स्थानों को छोड़कर जहां अधिक ठंड है और पाले की स्थिति है, पूरे भारत के 80% लोग इस पौधे को उगा सकते हैं। जामुन के विकास और फल लगने के समय शुष्क मौसम की आवश्यकता होती है। इसकी कठोर प्रकृति के कारण इसे विभिन्न प्रकार की मिट्टी में उगाया जाता है। भूमि की तैयारी पौधों की वृद्धि और स्वास्थ्य में प्रमुख भूमिका निभाती है। जामुन का प्रसार बीज के माध्यम से और तने की कटिंग या वायु परत के माध्यम से भी किया जाता है, जबकि अधिकांश जामुन फल बीज के माध्यम से प्रसारित होते हैं और बीज के लिए सही होते हैं। बीज से प्रचारित होने पर फल लगने का समय तने से प्रचारित होने की तुलना में थोड़ा अधिक होता है। इसके पौधे के नियमित अंतराल पर सिंचाई करना जरूरी है। खाद देने के तुरंत बाद हल्की सिंचाई आवश्यक है। छोटे पौधों के लिए 6-8 सिंचाई की आवश्यकता होती है और परिपक्व पौधे के लिए 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है। नियमित सिंचाई के साथ साथ कलियों की अच्छी वृद्धि के लिए सितंबर-अक्टूबर के महीने में 1 सिंचाई की आवश्यकता होती है
और फलों की अच्छी वृद्धि के लिए मई जून के महीने में एक सिंचाई की आवश्यकता होती है। यदि लंबे समय तक सूखा पड़े तो जीवन रक्षक सिंचाई की जाती है। जामुन में नियमित काट-छांट की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि बाद के वर्षों में सूखी टहनियां और क्रॉस शाखाएं हटा दी जाती हैं। पौधों को कटाई करते समय शाखाओं के ढांचे को जमीनी स्तर से 60 से 100 सेंटीमीटर ऊपर विकसित होने दिया जाता है। तो आप भी इन उपायों से जामुन की खेती करके दुगना मुनाफा कमा सकते हैं। बात करेंगे करेले की खेती की। गर्मियों में करेले की सब्जी और उसके रस का सेवन शुगर की बीमारी में काफी लाभदायक होता है। ऐसे में किसान गर्मियों में करेले की खेती से कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर किसान करेले की खेती के लिए आकरा हरित नामक करेले के बीज की खेती करें तो उन्हें बेहतर परिणाम मिलेंगे। इस बीज से निकलने वाले पेड़ से प्रत्येक बेल में करीब 50 फल तक प्राप्त होते हैं। आकरा हरित करेले के बीज से निकलने वाले करेला काफी लंबा और लगभग 100 ग्राम तक का होता है। करेले की 1 एकड़ में लगभग 50 क्विंटल तक की अच्छी पैदावार इससे प्राप्त की जा सकती है। खास बात यह है कि इस करेले के फल में ज्यादा बीज नहीं पाए जाते, जिससे इसे सब्जी के लिए बड़े शहरों में ज्यादा पसंद किया जाता है। गर्म वातावरण करेले की खेती के लिए काफी बेहतरीन माना गया है। खेत में अच्छे जल निकास की सुविधा के साथ इसे बलुई दोमट मिट्टी में आसानी से लगाया जा सकता है। करेले की बुआई के लिए सबसे उचित समय बरसात के दिनों में मई जून माना जाता है। खेत की तैयारी करते समय खेत को गोबर की खाद डालने के बाद में कल्टीवेटर से कटवाकर उसकी अच्छी तरीके से जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा बनाते हुए उसमें पाटा लगवाकर समतल कर लें। बुआई से पहले खेत में नालियां बना लें और इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, खेत में जलभराव की स्थिति ना बने। मिट्टी को समतल बनाते हुए खेत में दोनों तरफ की नाली बनाई जाती है। साथ ही खरपतवार को भी खेत से बाहर निकाल कर जला दिया जाता है या फिर उसे गहरी मिट्टी में दबा दिया जाता है। 1 एकड़ में करेले की बुआई के लिए लगभग 600 ग्राम बीज पर्याप्त होता है। करेले की बीजों की बुआई करने के लिए 2 से 3 इंच की गहराई पर इसे बोया जाता है। वहीं नाली से नाली की दूरी लगभग 2 मीटर और पौधों की दूरी लगभग 70 सेंटीमीटर होती है। बेल निकलने के बाद में मचान पर उसे सही तरीके से चढ़ा दिया जाता है। समय समय पर करेले के पौधों को रोग और कीट से बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों से सलाह लेकर कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। कृषि वैज्ञानिकों की अगर माने तो 1 एकड़ खेत में लगभग 30,000 तक की लागत किसान की आ जाती है और किसान को अच्छे मुनाफे के साथ लगभग 3 लाख प्रति एकड़ का फायदा होता है। और बात करते हैं गन्ने की खेती की। गन्ने की खेती करने वाले किसानों के लिए गन्ने की एक खास किस्म 14201 आय बढ़ाने में सहायक होती है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ की ओर से गन्ने की किस्म 14201 को साल 2000 में विकसित किया गया था, लेकिन अब यह किस्म किसानों के लिए काफ़ी लोकप्रिय हो रही है। यह किस्म गन्ने की 0238 किस्म के बाद तेज़ी से लोकप्रिय होती दूसरी अच्छी किस्म मानी जा रही है। गन्ने की यह किस्म गुड़ बनाने के लिए भी उपयोगी पाई गई है। ऐसे में किसान इस किस्म की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। गन्ने की 14201 किस्म को बसंतकालीन गन्ने की सबसे अच्छी किस्म माना जा रहा है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर आलोक शिव ने किसानों को सुझाव दिया है कि किसानों को 50% आली गन्ने की बुआई करनी चाहिए और 50% सामान्य जाति के गन्ने की बुआई करनी चाहिए। किसानों को एक प्रजाति या किस्म के गन्ने पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। यदि किसान खेत में 2 प्रजाति के गन्ने की खेती आधे क्षेत्र में करते हैं तो नुकसान की संभावना को कम किया जा सकता है और लाभ की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। गन्ने की किस्म 14201 में कई विशेषताएं पाई गई हैं जो इसे खास बनाती हैं। इस किस्म का गन्ना सीधा खड़ा रहता है। देर से पकने वाली गन्ने की किस्म 14233 के मुकाबले गन्ने की 14201 किस्म का गन्ना सीधा मोटा और मध्यम कड़ा होने के साथ ठोस होता है। गन्ने की इस किस्म में शुक्र की मात्रा 18.6% होती है, जबकि पोल प्रतिशत 14.55 है। गन्ने की ये किस्म लाल साड़न सहित अन्य रोगों के प्रति मध्यम प्रतिरोधी है। इस किस्म के गन्ने से बनने वाले गुड़ का रंग देखने में आकर्षक और बेहतर क्वालिटी का होता है। गन्ने की 14201 किस्म का उत्पादन प्रति हेक्टेयर 900 क्विंटल तक प्राप्त किया जा सकता है। और अब बात करते हैं मक्का की। पीला सोना के रूप में जाना जाने वाली मक्का एक ऐसी फसल है जिससे किसान ना केवल दुगना मुनाफा कमा सकते हैं बल्कि मक्का के कई अन्य उत्पादों को बनाकर व्यापार भी किया जा सकता है।
कृषि विभाग भी किसानों को मक्का की खेती के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। दक्षिण बिहार में मक्का की खूब खेती की जाती है क्योंकि यहाँ वर्षा कम होती है। इस वजह से किसान ज्यादा पानी की जरूरत वाली फसलें नहीं लगा पाते। धान की रुपाई और कटाई यहाँ पर देर से होती है। इस कारण रबी मौसम में गेहूं लगाने में देरी होती है तथा उत्पादन कम मिलता है। उन्होंने कहा कि मक्का की खेती कर जलवायु परिवर्तन के दौर में फसल चक्र सुधारने में मदद मिलती है और किसानों को अधिक मुनाफा मिल सकेगा। अगली खबर बिहार से। बीते कुछ वर्षों से समय पर बारिश न होने के चलते किसानों की खरीफ फसल को काफी नुकसान हो रहा है, जिसको देखते हुए सरकार ने किसानों को नहरों से समय पर पानी देने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए जल संसाधन विभाग ने किसानों को सिंचाई के लिए पानी देने के लिए मानक संचालन नियमावली एसपीओ जारी की है। इसमें किसानों को गर्मा, रबी और खरीफ सीजन में पानी दिया जाएगा। बिहार सरकार ने इस साल राज्य में किसानों को सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता हर हाल में सुनिश्चित करने की सरकार के स्तर पर बड़ी पहल शुरू की है। इसके तहत किसानों को नहरों से पानी की उपलब्धता सहज हो जाएगी। उन्हें जरूरत के अनुसार फसलों की सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। जल संसाधन विभाग के द्वारा जारी एसओपी के तहत नहरों की रोजाना मॉनिटरिंग की जाएगी। नहर टूटने, सीपेज की स्थिति में नहरों की मरम्मत और उन्हें सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी दी गई है। बात करेंगे नैनो यूरिया की। कृषि वैज्ञानिक किसानों की पैदावार बढ़ाने के लिए दिन रात नए नए प्रयोग करते रहते हैं। इसी कड़ी में अब देश की सबसे बड़ी खाद कंपनियों में से एक इफ्को ने नया आविष्कार किया है। इफ्को ने नैनो यूरिया और नैनो टीएपी खाद का विकास किया था, जिसके बाद इफ्को ने हाल ही में नैनो यूरिया प्लस भी जारी किया है। इफ्को के इस इनोवेशन से यूरिया की एक 45 किलो की बोरी छोटी सी बोतल 500 ml में आने लगी है। इसमें नैनो जिंक लिक्विड और नैनो कॉपर लिक्विड शामिल हैं। केंद्र ने इसकी मंजूरी फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985 के तहत 3 साल के लिए दी है। इससे किसानों को अब ये खाद भी कम दरों पर बॉटल में उपलब्ध हो सकेगी। जिंक और कॉपर फसलों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो हम किसानों को बता दें कि जिंक और कॉपर दोनों सूक्ष्म पोषक तत्वों की श्रेणी में आते हैं, जो कि फसलों की अच्छी पैदावार के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वर्ष में लगातार फसल उत्पादन के चलते मिट्टी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी आती जा रही है, जिससे उसका असंतुलन बढ़ गया है। ऐसे में ये उर्वरक किसानों के लिए वरदान साबित होंगे। इफ्को का कहना है कि जिंक की कमी पौधों के विकास को कम करती है, वहीं कॉपर की कमी के चलते पौधों में बीमारी लगने की संभावना बढ़ जाती है। ये दोनों उत्पाद फसलों में जिंक और कॉपर की कमी को दूर कर सकते हैं। और मई के महीने की शुरुआत भर है और देश भर में कई जगहों पर भीषण गर्मी और लू ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। धूप के कारण लोगों ने घरों से निकलना भी बंद कर दिया है। कल पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा में सबसे अधिक तापमान 47.2 डिग्री दर्ज किया गया है। ये सामान्य तापमान से 10.4 डिग्री ज्यादा है। वहीं झारखंड के बहरागोड़ा में तापमान 47.1 डिग्री पहुंच गया। हालांकि मौसम विभाग ने आज से राहत की उम्मीद जताई है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 24 घंटे पश्चिम बंगाल, सौराष्ट्र, झारखंड सहित कई जगहों पर लू की स्थिति बनी रह सकती है। एक तरफ लू से कुछ राज्य बेहाल हैं, तो वहीं लद्दाख, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और बर्फबारी के भी आसार हैं। और देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी के कारण जहां एक तरफ फसलों पर इसका असर पड़ रहा है, तो वहीं चाय बागान भी इससे अछूते नहीं है। अप्रैल से पड़ रही भीषण गर्मी और इस बार यहां कम बारिश से चाय की फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें फसलों के उत्पादन में गिरावट के अनुमान है, जिससे चाय के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है। अधिक तापमान और पर्याप्त बारिश न होने से चाय की झाड़ियां लाल हो जाती हैं और पत्तियों की वृद्धि रुक जाती है। इससे उद्योग में 30 से 35% फसल की कमी हो जाती है। चाय बागान उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि बारिश का इंतजार कर रहे हैं। पिछले साल का कुछ शॉर्टेज, पिछले साल का अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ड्राई मंथ
और इस साल का करीब करीब 50-60% लेस रेनफॉल एक मेजर कंसर्न है। आपको बात समझनी पड़ेगी। बेस्ट क्वालिटी का चाय फर्स्ट फ्लश और सेकंड फ्लश के पीरियड में ही मैन्युफैक्चर किया जाता है और इस पीरियड में ड्राउट होने की वजह से इंडस्ट्री हैज बीन थ्रोन इनटू बिग प्रॉब्लम एंड मेस। चाय का प्रोडक्शन पिछले साल से मेरे एस्टिमेट में अबाउट 50% अभी तक कम है, जो कि एक बहुत बड़ी परसेंटेज है और सबसे अच्छी चाय का प्रोडक्शन इस पीरियड में कम हुआ है। बारिश नहीं होने की वजह से और जो एक हीट वेव जो 2-3 साल पहले तक नहीं होता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि बंगाल में भी 42, 43 डिग्रीज, 44 डिग्रीज तक का अगर टेम्परेचर उठ रहा है तो हमारे चाय की बुशेस तो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, उनको हैबिट नहीं है उस चीज़ को बर्दाश्त करने की, तो दे आर बीइंग टेकन अबैक और जो उनका जो प्रोडक्शन पत्ती फेंकने का, पत्ती देने का जो कैपेसिटी होता है वो इस टेम्परेचर में पत्ती नहीं दे पा रही है। इस टाइम जो बारिश होता है वो डेफिनेटली टी गार्डन का जो मतलब टी प्लाकिंग है उसमें पत्ते के लिए बेनिफिट होता है। इस बार बारिश नहीं हुआ है, तो जो भी बारिश हुआ है वो स्कैटर्ड और बहुत ही मतलब मिनिमम अमाउंट में हुआ है, तो जो कि चाय बागान के लिए जो वो उतना मतलब फ्रूटफुल नहीं है। तो अगर थोड़ा सा ज़्यादा बारिश होने से वो अच्छा होता, बट अभी नहीं हुआ है, तो इसमें क्या होता है कि जो टी लीव्स अभी जो आ रहा है वो थोड़ा सा झुलस जाने का या बर्न हो जाने का चांसेस अभी ज़्यादा है। मिट्टी की सेहत के प्रति किसानों को जागरूक करने और उसके अनुसार ही खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना चलाई जा रही है। योजना के अंतर्गत किसानों के खेतों की मिट्टी के नमूनों की जांच की जाती है, जिसके बाद किसानों को उनके खेत की मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों की जानकारी के साथ ही फसलों के बेहतर उत्पादन के लिए आवश्यक पोषक तत्वों के छिड़काव की अनुशंसा की जाती है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना में इस वर्ष बिहार सरकार ने बाजी मार ली है। बिहार को वित्तीय वर्ष 2023-24 अंतर्गत मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता योजना के तहत सभी राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है। केंद्र प्रायोजित मृदा स्वास्थ्य कार्ड एवं उर्वरता योजना वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार राज्य में 2 लाख मिट्टी नमूनों का संग्रहण, जांच और मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण का लक्ष्य रखा था, जिसमें कृषि विभाग द्वारा 100% मिट्टी नमूना संग्रहण, जांच तथा मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण किया गया। साल 2023-24 से बिहार के किसानों को उनके व्हाट्सएप पर अनुशंसा भेजी जा रही है। ऑनलाइन मृदा स्वास्थ्य कार्ड में 100 से अधिक फसलों का चयन का विकल्प दिया गया है। इसके अतिरिक्त मृदा स्वास्थ्य कार्ड और QR कोड भी उपलब्ध कराया गया है, जिसमें मोबाइल फोन से स्कैन करते ही संबंधित कृषक तथा उनके खेत की मिट्टी की सारी सूचनाएं मिल जाती हैं। बिहार के सभी 38 जिलों में स्थापित जिला स्तरीय मिट्टी जांच प्रयोगशालाओं का NBL से मान्यता प्राप्त करने के क्रम में सभी मिट्टी जांच प्रयोगशालाओं के द्वारा प्रोफिशिएंसी टेस्ट में उन्हें पास कर दिया गया है। साथ ही वर्ष 2023-24 में सहरसा, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर में एक उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना भी की गई है। बिहार कृषि विभाग द्वारा मिट्टी जांच नमूनों के आधार पर कैडेस्ट्रल मैप पर विभिन्न प्रकार के मिट्टी के पैरामीटर के आधार पर डिजिटलीकरण मृदा फर्टिलिटी मैप भी तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही फसल उपयुक्तता मैप तैयार किया जा रहा है। फसल उपयुक्तता मैप के उपयोग से क्षेत्र विशेष के लिए उपयुक्त फसलों का निर्धारण, फसल उत्पादन की क्षमता आदि का निर्धारण किया जाएगा। इस साल 5 लाख मिट्टी नमूनों की जाँच करेगा विभाग। इस वर्ष के लिए कृषि विभाग की ओर से मिट्टी की जाँच के लिए लक्ष्य निर्धारित कर लिया गया है। और गर्मी बढ़ने के साथ ही मिट्टी के बर्तनों की मांग काफी बढ़ गई है। ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा शहरों में भी जगह जगह मिट्टी के बर्तनों की दुकानें नजर आ रही हैं। लोग मटका, सुराही और मिट्टी के अन्य बर्तन खरीद कर अपने घर ले जा रहे हैं। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कारीगरों ने डिजाइनर बर्तन बना रखे हैं। पेश है जयपुर से ये खास रिपोर्ट। गांव की मिट्टी इन दिनों शहरों में खूब महक रही है। परंपरागत वस्तुओं का अपना एक अलग क्रेज होता है जो कभी विलुप्त नहीं हो सकता। इन्हीं में देखें तो प्राचीन समय का फ्रिज कहे जाने वाले मिट्टी के बर्तन भीषण गर्मी में फिर चर्चाओं में हैं। बाजार में जगह जगह छोटी मटकियां, घड़े और सुराही रखी दिखाई दे रही हैं। इन दिनों गर्मी में मिट्टी के बर्तनों की खरीदारी बढ़ गई है। पिछले वर्ष के मुकाबले तकरीबन 30% का इजाफा भी मिट्टी के बर्तनों के दामों में देखने को मिल रहा है।
गर्मी में ठंडा और साफ पानी पीने की चाहत में लोग मिट्टी के घड़े और बोतल खरीद रहे हैं। गर्मी आ गई है, गर्मियों में मिट्टी के बर्तन, जो मटके पानी के बर्तन होते हैं, उनका सीजन आ गया है, तो चालू हो गए हैं। सभी तरह के मटके मिलेंगे हमारे पास। सबसे छोटा मटका ये आता है, ये साइज़ का, नॉर्मल 4 लीटर के लगभग पानी आता है इसमें। इससे बड़ा फिर आप 6 लीटर का, 8 लीटर का, 10 लीटर का, जैसा लेना चाहो। और बाहर से मटके आ रहे हैं, गुजरात से भी मटके आ रहे हैं, और सीकर से भी मटके आ रहे हैं, सभी तरह के मटके आ रहे हैं, डिजाइन वाले, सिंपल से। न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में बल्कि शहरी क्षेत्र में भी मिट्टी के घड़ों की मांग में बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में लगातार मिट्टी के बर्तनों की मांग को देखते हुए बर्तनों को बनाने वाले कारीगरों ने इन बर्तनों को बनाने में कई बदलाव किए हैं। बाजारों में मेहंदिया, कलेर, वालिदाद, उसरी, परासी सहित अन्य बाजार में मिट्टी के घड़े अधिक बिक रहे हैं। गर्मी के दौरान काफी लोग फ्रिज का पानी पीने के बजाय मटके का पानी पीना ज्यादा पसंद करते हैं। लोगों को आकर्षित करने के लिए बाजारों में मटकों को विभिन्न डिजाइनों में बनाया गया है, जो पानी ठंडा रखने के साथ ही आकर्षित भी करते हैं। अब इन मिट्टी के बर्तनों को समय की मांग के अनुसार डिजाइन किया जा रहा है। मिट्टी से बनी बोतलें लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के किसान आम की नियमित अंतराल पर हल्की सिंचाई करें, साथ ही आम के पौधों को खरपतवार से मुक्त रखें। हिमाचल प्रदेश में आम में मिलीबग दिखाई देने पर जरूरी दवाओं का छिड़काव कर लें। हिमाचल प्रदेश में इस समय टमाटर के पौधे लगाए जा सकते हैं। हिमाचल में ही खीरा और भिंडी की बुआई के लिए खेत तैयार करें। हिमाचल के किसान लहसुन की पकी पौध की खुदाई कर लें। इस समय हिमाचल प्रदेश में गेहूं की पकी फसल की कटाई की जा सकती है। हिमाचल प्रदेश में लौकी, मूली और भिंडी की भी बुआई की जा सकती है। उत्तराखंड के किसान लहसुन की पकी फसल की खुदाई कर लें। साथ ही यहाँ अदरक के पौधे लगाए जा सकते हैं। उत्तराखंड के किसान मक्के की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। उत्तराखंड में लोबिया की बुआई की जा सकती है। यहाँ अरबी की भी बुआई की जा सकती है। उत्तराखंड के नैनीताल में बाजरा और गन्ने की बुआई की जा सकती है। यहाँ कद्दू वर्गीय सब्जियों को पत्ती धब्बा रोग से बचाने के उपाय कर लें। नैनीताल में इस समय में धान और ज्वार बोया जा सकता है। यहाँ के किसान आम की समय पर सिंचाई करें, साथ ही आम को खस्ता, फफूंदी जैसी बीमारियों से बचाने के लिए जरूरी दवाओं का स्प्रे कर लें। ये समय बैंगन की रुपाई के लिए अनुकूल है। बैंगन की रुपाई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर लें। रुपाई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की रुपाई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। बैंगन की ये किस्म लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती है और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की रुपाई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की रुपाई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की रुपाई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। रुपाई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। बैंगन की फसल में तना और फल भेदक कीटों के हमले का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें।
और आइए अब जानते कुछ और खबरें खास खबर में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार माधवी लता के समर्थन में एक रोड शो किया। रोड शो के दौरान अमित शाह ने कहा, इस बार स्वतंत्र मन से वोट करें। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने चुनाव अभियान के अंतर्गत मुंबई के बोरीवली में रथ यात्रा निकाली। पीयूष गोयल मुंबई उत्तर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने पोरबंदर में एक रोड शो किया। उन्होंने कहा कि जनता बहुत उत्साहित है और जनता का विश्वास प्रधानमंत्री मोदी में है। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के सुपौल में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनवाते हुए बिहार में महिलाओं के विकास के लिए उठाए गए कदमों का वर्णन किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि भारत की सनातन परंपरा को अपमानित करना, उनको लांछित करना, भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करना कांग्रेस की प्रवृत्ति है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार नवीन जिंदल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। बारामूला लोकसभा सीट से जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला अपना नामांकन दाखिल किया। उमर अब्दुल्ला 20 साल बाद फिर से लोकसभा चुनाव के रण में उतरे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए 11वीं सूची में गोंडा लोकसभा सीट से सौरभ कुमार मिश्रा, डुमरियागंज से मोहम्मद नदीम मिर्जा, कैसरगंज से नरेंद्र पांडे, संत कबीर नगर से नदीम अशरफ, बाराबंकी से शिव कुमार दोहरे और आजमगढ़ से मसूद अहमद को टिकट दिया है। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया है। सैनिकों द्वारा चुनौती दिए जाने के बावजूद संदिग्ध शख्स सीमा बाढ़ की ओर आगे बढ़ता रहा, जिसके कारण सुरक्षा बलों को उस पर गोली चलानी पड़ी। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में 3 आरोपियों को जमानत दी। जिनको जमानत मिली है उनमें शुएब आलम, गुलफाम और जावेद शामिल हैं। हालांकि हाईकोर्ट ने एक अन्य आरोपी नाजिम को जमानत देने से इनकार कर दिया। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।